सो हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग। आज हम लोग लाइन इंटीग्रल के ऊपर वीडियो लेके आ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन इंटीग्रल, वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग चैनल पे 3 और वीडियो वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर अपलोड कर चुके हैं। हम लोग एकदम इंटायरली यहां पर सिलेबस को फॉलो करते हुए आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। ऑब्वियसली बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। मैकेनिक्स और ये सब पे भी वीडियोस आएगा। पहले हम लोग अभी सिर्फ मैथमेटिकल पे फोकस अभी करके चल रहे हैं, उन सब पे भी वन शॉट वीडियोस आएगा। और अगर आपको वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर डिफरेंशिएशन, इन पे वीडियोस देखना है तो इन पे बहुत अच्छे से वीडियोस बना करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाकर के चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको उससे बहुत हेल्प होगा। और अगर आप गाइस पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग यहां पर रेगुलर वे में बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं और इफेक्टिव कंटेंट आपको ला करके दे रहे हैं। अगर ये वीडियोस 600-700 व्यूज में सीमित रहेगा तो वो सही नहीं दिखेगा, तो इसलिए गाइस आप इसको शेयर कीजिए। आपका जो और भी स्टूडेंट्स, जो आपका दोस्त है, उनके साथ शेयर कीजिए जो फिजिक्स में बीएससी कर रहे हैं उनके। ये एकदम बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है। इवन आपको ये आईआईटी जैम के लिए भी बहुत आपका हेल्पफुल होगा। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले हम आपको थोड़ा बता दें यहां पर करने क्या वाले हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले यहां पर हम लोग जो लाइन इंटीग्रेशन होता है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे होता क्या है लाइन इंटीग्रल, उसके ऊपर जाएंगे। और सबसे ज्यादा हम लोग वीडियोस देखिए, वीडियोस तो लाइन इंटीग्रल के ऊपर बहुत लोगों ने डाला हुआ है, बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है। लेकिन यहां पर हम लोग, हालांकि वीडियोस भी थोड़ा भी कम भी है, उतना वीडियोस नहीं है, बट हाँ बहुत लोगों ने वीडियोस डाला हुआ है और कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस नहीं किया है। फिजिक्स, इसके पीछे का फिजिक्स के ऊपर फोकस नहीं किया है। तो हम लोग यहां पर मैक्स टू मैक्स 3 वीडियोस करेंगे लाइन इंटीग्रल के ऊपर। उसके बाद फिर सरफेस इंटीग्रल आएगा, फिर वॉल्यूम आएगा, फिर ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, उसके बाद फिर आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इन सब पे वीडियोस हम लोग लेकर के आएंगे सीक्वेंस वाइज, है ना। जो भी आपका सिलेबस है उसको सीक्वेंशियली फॉलो करते हुए हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर डिफरेंशिएशन, इन पे वीडियोस अवेलेबल है पहले से चैनल पे। ऑर्थोगोनल, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, इन सब पे भी अवेलेबल है। हम लोग वन शॉट वीडियोस भी लेके आएंगे। आप कमेंट में बताइए कि आपको किसका वन शॉट वीडियो चाहिए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर हम लोग कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। और क्वेश्चंस कहां से लेंगे? एचके दास। क्वेश्चंस कहां से लेंगे? एचके दास। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा बुक सही होना चाहिए आपका मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए, तो आप एचके दास को प्रेफर कर सकते हैं। एचके दास आपके लिए बेनिफिशियल। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर ये 4th वीडियो लेकर के आए हैं। आपको और वो सब वीडियोस भी देखना चाहिए, क्योंकि तभी आप यहाँ पर कंटिन्यू कर पाएंगे। हालांकि अगर आप वो सब वीडियो नहीं भी देखें तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लाइन इंटीग्रेशन में। सो चलिए गाइस, हम लोग फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसको पहले हटाते हैं। सो गाइस, आपको ये बहुत अच्छे से पता है ये कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। हो सकता है आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से है तो आप इसके ऊपर और जो वीडियोस अपलोडेड है उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप है तो, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग लाइन इंटीग्रल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले लाइन इंटीग्रल होता क्या है उसको एक बार डिफाइन करते हैं। देखिए, इसका कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन भी है। मैथमेटिकली अगर आप इसको समझना चाहे तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। पहले हम आपको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली समझाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेट में जाएंगे, फिर इसके पीछे का फिजिक्स के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए, अच्छा लाइन का मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल करते हैं। और आपको टेंशन नहीं लेना है, मैथमेटिकली हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एकदम सिंप्लीफाई करके भी आपको समझाएंगे। चलिए, तो कॉपी पेन से तो कॉपी पेन उठाइए और इसको लिखना चालू कीजिए। लेट एफ वेक्टर x, y, z, लेट एफ बी अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एफ एक वेक्टर है, यहाँ पर एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि x, y, z एक्सिस में डिफाइंड है। किस में डिफाइंड है? x, y, z एक्सिस में डिफाइंड है। देखिए, यहां पर हम लोग 3 एक्सिस ले रहे हैं, x, y, z। ये हुआ आपका x एक्सिस, और ये हुआ आपका y एक्सिस, और ये हुआ आपका z एक्सिस, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर खींचते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब ओरिजिन से हम लोग किसी लाइन को खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर उस पोजीशन वेक्टर का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r, इस डायरेक्शन में। और इस पॉइंट से हम लोग यहां पर एक फंक्शन ऊपर लेके जाते हैं f। एक f एक यहां पर फोर्स है। f यहां पर क्या है? एक फोर्स है। f यहां पर क्या है? एक फोर्स है। और हम लोग यहां पर एक कर्व ड्रॉ करते हैं। इस कर्व को हम लोग बोल रहे हैं AB। इस कर्व का हम लोग नाम क्या दिए हैं? AB। दिस कर्व इज AB। अब इस कर्व पे एक टैंजेंट बनाते हैं। इस कर्व पे हम लोग क्या बनाने वाले हैं? टैंजेंट, ठीक है। इस कर्व के एक पॉइंट पे टैंजेंट बनाते हैं। दिस इज द टैंजेंट।
और इस पॉइंट को P बोलते हैं और यहाँ पर T लेते हैं। तो यहाँ पर ये TP क्या है, टेंजेंट ऑन कर्व AB। अब सुनिए, अब ये जो F है इसका जब हम लोग कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, इस F का कंपोनेंट्स को तोड़ करके, तो इसका F का कंपोनेंट्स कहां टूटेगा, इस कर्व के अलोंग। तब उसके कंपोनेंट्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे उसी को बोलेंगे लाइन इंटीग्रेशन। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए तो जब भी कोई एक कर्व रहेगा, है ना, जब भी कोई एक कर्व रहे या फिर जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन रहे, उस लाइन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब उस लाइन को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, इस AB लाइन को अगर हम यहां से लेके यहां तक इस डायरेक्शन में इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट, तो उसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। आपको ज़्यादा हैरान होने का जरूरत नहीं है, आप इसको क्लास 12th में इवन कर भी चुके हैं। जैसे याद कीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ में आप B.dl करते थे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करते थे, तो वो भी तो लाइन इंटीग्रल ही था। मतलब सिंपल वर्ड में बोला जाए तो भाई मेरा जो सिंगल इंटीग्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। और लाइन इंटीग्रल किसका किया जाता है, किसका किया जाता है, तो लाइन इंटीग्रल एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक कर्व का किया जाता है, मतलब एक पाथ का किया जाता है। एक पाथ का जब इंटीग्रेशन करते हैं और उस इंटीग्रेशन से हमको क्या मिलता है, तो उस इंटीग्रेशन से हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है, वर्क, तो उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए हम लोग यहां लिखते हैं वर्क का। चलिए आपको इसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल अप्रोच के ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर सिंपल वे में लाइन इंटीग्रल को एक बार समझने की कोशिश कीजिए, एकदम सिंपल वर्ड्स में लाइन इंटीग्रेशन को एक बार समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। सिंपल वर्ड्स में लाइन इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, एकदम सिंपल वे में, जिसका आपको कंसेप्ट, जो आपका कंसेप्ट बनाएगा। मैथमेटिकली समझना तो है ही, इसको मैथमेटिकली यही था कि भाई हम लोग इसको XYZ एक्सिस के थ्रू समझे, लेकिन वो आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बुक्स में दिया रहता है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा उसका आइडिया देने की कोशिश किए कि यहाँ पर एक कर्व हम लोग लेते हैं, उस पर जो टेंजेंट होता है, तो उस F वेक्टर, वहाँ जो F वेक्टर था, F ऐसे चक्कर जो सीधा खींचे थे, उसका जब कंपोनेंट्स तोड़ते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं इजी वे में। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कर्व है AB, एकदम इजी वे में, एकदम आसान भाषा, कुछ एकदम दिक्कत वाला बात नहीं। A से B तक हम जा रहे हैं, ठीक। अब A से B जब हम जा रहे हैं, A से B जब हम जा रहे हैं और इस पूरा पाथ को हम लोग जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस पाथ का हमको डिस्प्लेसमेंट भी लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये बताइए कि हमको वर्क डन निकालना है। लाइन इंटीग्रल से हम लोग का वर्क डन निकलता है, लाइन इंटीग्रल से क्या निकलता है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इधर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ, करेक्ट। W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को, ये वेक्टर फॉर्म में हुआ। और ये जो वर्क होगा ये कैसे क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ये सब आपको पता होगा। अब देखिए जब हम लोग लाइन इंटीग्रेशन से वर्क डन निकाल रहे हैं तो उसको कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग कि W इज इक्वल्स टू, अच्छा टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब A से B जाने में हम लोग कितना काम किए, दैट इज। अब सुनिए, अब यहां पर इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, F डॉट ds। अभी डिफिनेशन भी लिखवाएंगे, सारा चीज लिखवाएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, पहले लाइन इंटीग्रल समझ लीजिए कि है क्या। तो यहां पर ds वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और F यहां पर क्या है, फोर्स। F यहां पर क्या है, फोर्स, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला हुआ फॉर लाइन इंटीग्रेशन। सिंपल वर्ड्स में ये फॉर्मूला फॉर क्या हो गया, लाइन इंटीग्रेशन। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे इस पूरे वीडियो में। एक और चीज समझ लीजिए कि ये तो ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ ना, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बेसिकली हम लोग dr लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, dr। अब dr क्यों लेते हैं बता रहे हैं। देखिए हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा देर पहले आपको समझाए थे ना कि यहाँ पर ओरिजिन से जब हम लोग कोई डिस्टेंस लेते हैं r, तो उसको बोलते हैं पोजिशन वेक्टर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर पोजिशन वेक्टर ही लेके चलते हैं। और एक बात बताइए, ये जो पोजिशन वेक्टर है क्या ये डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर भी तो शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट लाइन चला है ना। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, तो ये तो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ ना पोजीशन वेक्टर। ऐसा तो नहीं कि हम लोग ऐसे घूम के गए हैं या ऊपर से गए हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ। इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और इसी फॉर्मूला को और मॉडिफाई करके ये लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F डॉट dr। अब भाई dr यहाँ पर क्या है, वही आपका ये पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसे हम लोग r लिखते हैं, और इस r वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ये होता है r वेक्टर का वैल्यू, ये होता है r वेक्टर का
वैल्यू दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ दिखाई तो दे रहा है, ये आर वेक्टर का वैल्यू होता है। अब यहाँ पर आर तो नहीं है भाई, अब तो यहाँ पर क्या है डी आर, तो डी आर वेक्टर का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये देखिए एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड आई कैप, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स। ये जो आई कैप है वो एक्स के अलॉन्ग होता है, वाई कैप सब आपको पता है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, और इधर क्या होगा जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस डी आर वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये हुआ आपका डी आर वेक्टर का वैल्यू। अब हम लाइन इंटीग्रेशन आपको अभी बता रहे, लाइन इंटीग्रेशन क्या है, कुछ नहीं भाई, वो इंटीग्रेशन जिससे हमको वर्क डन मिलता है, जिससे हमको क्या मिलता है, वर्क डन। किसका वर्क डन, एक कर्व का या फिर एक स्ट्रेट लाइन का, उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक स्क्वायर दिया रहता है आपको, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, ये तो देखिए रेक्टेंगल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी, एक ए बी सी डी स्क्वायर दिया हुआ है और आपको बोलेगा इस पूरे ए बी सी डी स्क्वायर का लाइन इंटीग्रेशन करना है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, इवन आपका यूनिवर्सिटीज में भी आया हुआ है। हम लोग इसका अभी तो फिलहाल पहले कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर और ऊपर डिटेल में जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम लोग को बोला है कि इसका लाइन इंटीग्रेशन करना है, तो पहले हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, पहले हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, ए से बी, कहाँ से कहाँ जाएंगे, ए से बी, उसके बाद बी से सी, उसके बाद सी से डी, उसके बाद फिर ए से डी। तो अगर इसका हम लोग लाइन इंटीग्रल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका लाइन इंटीग्रल, देखिए इसमें, अच्छा यहाँ पर देखिए ये पूरा क्लोज्ड पाथ है ना, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। यहां पर ऐसे लाइन इंटीग्रल करके क्लोज क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा क्लोज्ड पाथ का इंटीग्रेशन है ना, और इस वाले कर्व के लिए हम यहां पर खुला इंटीग्रेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये खुला है ना भाई, हाँ ये बंद कहां हुआ, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है बस, तो स्ट्रेट लाइन के लिए यहां पर कुछ सिंबल नहीं लगाना है, और जहां आपको यहां पर कैसा पाथ आ जाए, क्लोज्ड पाथ आ जाए, तो उसमें ऐसा क्लोज वाला सिंबल लगाना है, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रेशन भी बोलते हैं ना, क्लोज्ड कर्व का इंटीग्रेशन, क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये क्लोज्ड लाइंस है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, सिंपल है व्हाट इज लाइन इंटीग्रल। तो भाई जब एक कर्व का या फिर एक लाइन का या फिर एक क्लोज्ड पाथ का जब इंटीग्रेशन करते हैं, जो इंटीग्रेशन इवेलुएट करते हैं क्लोज्ड पाथ का या एक स्ट्रेट लाइन का, उसी को क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। और लाइन इंटीग्रल से हमको क्या मिलता है, तो वर्क डन मिलता है, वर्क डन मिलता है। यानी कि वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए डॉट प्रोडक्ट होता है ना यहाँ पर, तो वर्क डन कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी कि लाइन इंटीग्रल से जो हमको आंसर मिलेगा, लाइन इंटीग्रल से जो हमको आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, स्केलर। यहां लिख लीजिए, लाइन इंटीग्रल से जो हमको वैल्यूज मिलेगा वो हमको हमेशा क्या मिलेगा, स्केलर, क्योंकि यहां पर वर्क डन निकाल रहे हैं ना हम लोग, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। इसको आप कॉपी कीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं, फिर इसका डिफिनेशन और ये सब पे आते हैं। तो चलिए गाइस, पॉइंट टू पॉइंट हम आपको लिखवाते हैं लाइन इंटीग्रल के बारे, एक एक करके आप मेरे साथ साथ लाइन इंटीग्रल के बारे लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन इंटीग्रल को एक बार डिफाइन करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो लिखिए लाइन इंटीग्रल, स्टेप बाय स्टेप हम आपको लाइन इंटीग्रल को मतलब पॉइंट्स लिखवाते हैं, जो भी हम आपको डिस्कस किए ना, जो अभी हम आपको डिटेल में बताए हैं, उसी को हम आगे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट करके बता रहे हैं। देखिए गाइस, ये वीडियो एक बार में बना हुआ है ना, हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कि ब्रेक्स लेकर के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, एक बार में वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि जब एक लेक्चर आए तो उसको पूरा देखिए, एक बार में पूरा कंप्लीट कीजिए, और जब अगला लेक्चर आए तो उसको उसी वक्त देखिए और पूरा देखिए, तभी आपको जाकर के कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप वीडियो को अधूरा देखते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप, जैसे स्टार्ट हुआ मान लीजिए वीडियो, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगा तो आप कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल पे, आप इस वीडियो को स्पीड मत कीजिए, नॉर्मल पे आप कोशिश कीजिए वीडियो को पूरा देखने का, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि ये ग्रेजुएशन का फिजिक्स है, ये ऐसा नहीं है कि आपका 11-12 का फिजिक्स है कि आप थोड़ा स्कूल भी पढ़ लिए, इसमें भी पढ़ लिए, स्कूल से पढ़ लिए, यहाँ से पढ़ लिए, कोचिंग से पढ़ लिए, नहीं। अगर आप सिर्फ मेरे वीडियोस पर डिपेंड होकर के उसको देख रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल पे पूरा देखिए, तब जाकर के आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और कॉमेंट में बताइए आपको कौन कौन सा वीडियोस चाहिए, आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं लाइन इंटीग्रल को। देखिए लाइन इंटीग्रल में सबसे पहले डिफिनेशन इसका ये होगा, अभी जितना आपको समझाए हैं कि इट is the work done, it is the work done evaluated. Line integral is the work done evaluated for a closed curve or नॉर्मली अ कर्व, एक सिंपल सा कर्व रहेगा या फिर एक क्लोज्ड कर्व रहेगा। इट इज द
वर्क डन इवेलुएटेड फॉर अ क्लोज्ड कर्व और नॉर्मली अ कर्व। सिंपल एक कर्व रहेगा तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लाइन इंटीग्रल, या एक स्ट्रेट लाइन भी आप लिख सकते रहेगा तो काम चलेगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिफिनेशन हुआ लाइन इंटीग्रल का। फॉर्मूला हम लोग क्या बताएं आपको वर्क डन निकालने का, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। और इस डी आर का वैल्यू आपको पता है, डी आर का वैल्यू हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाए। डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। हो सकता है आपको इस तरफ का नहीं दिख रहा होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरफ डी जेड के कैप। ठीक है, चलिए तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया आपके लिए। ठीक, अब ये डी आर वेक्टर को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और ये एफ क्या है, एफ वेक्टर का जनरली मतलब होता है यहाँ पर फोर्स से। एफ को जनरली हम लोग फोर्स बोलते हैं और ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। एफ यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक और खास बात एफ के बारे कि ये एफ वेरिएबल होगा। एफ वेरिएबल होगा यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड पे। एफ वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड एक्सिस पे ये डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड के टर्म्स में रहेगा। स्टार्टिंग में ही आपको हम लिखवाए थे कि ये जो एफ है वो एक्स वाई जेड के टर्म में रहेगा, है ना। जैसे कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसके टर्म में रहेगा। और आप पहले एफ और डी आर को क्या कीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, उम्मीद करते हैं आपको डॉट प्रोडक्ट अच्छे से आता होगा। जैसे ये कर्व यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पर सी भी लिखा रहता है। यहाँ पर सी का मतलब क्लोज नहीं है, सी का मतलब यहाँ पर कर्व होता है। बुक में ऐसे लिखा रहता है, सी लिखा रहता है नीचे में, तो उसका मतलब कर्व होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये एफ वेरिएबल होगा जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये एफ हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में कुछ लिमिट्स भी दिया रहता है, खैर उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग इसका दूसरे पॉइंट की, पहला पॉइंट था, दूसरे पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बोल ही सकते हैं इसको। देखिए ये जो वर्क डन है W जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये कभी कभी पाथ पे डिपेंड भी करता है, कभी कभी पाथ पे डिपेंड नहीं भी करता है। जब ये पाथ पे डिपेंड करता है तो ये वर्क डन 0 नहीं आता है। वर्क डन, ध्यान से, वर्क डन जब पाथ पे डिपेंड करता है तो ये 0 नहीं आता है, और जब ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है तो इसका आंसर हमेशा क्या मिलता है, 0। कैसे बता रहे, कैसे? सबसे पहले हम लोग यहाँ दूसरा केस पे आते हैं। यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट जो केस है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पानी बह रहा है। ठीक है, यहाँ पर पानी आराम से बह रहा है। अब यहाँ पर ये बहता हुआ पानी से खैर काम नहीं चलेगा, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस पानी में यहाँ पर कहीं इस टाइप का ऐसे पानी वाटर फ्लो हो रहा है, गोल गोल पानी यहाँ पर बह रहा है। ऐसा करते हैं हम लोग, पत्थर मारते हैं तो गोल गोल वाटर फ्लो करता है। ये ऐसा मान के चलिए कि ये पानी गोल गोल ऐसे करके घूम रहा है, हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, है ना। और इस पानी का जो मतलब ऐसे इस रफ्तार से जा रहा है पानी और वापस घूम के आ रहा है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। अब ये पानी का जो बहने का वेलोसिटी है उसको हम लोग v ले रहे हैं, है ना। व्हाट इज v वेक्टर? v वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड या फिर वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। इस पानी का बहने का वेलोसिटी है। ठीक है, ये रिवर में जो पानी बह रहा है उसका वेलोसिटी है। अब हम लोग को ये जानना है कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वर्क डन के टर्म में। तो इसको हम लोग वर्क डन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि W वर्क डन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V वेक्टर डॉट dr। और यहां पर लगाएंगे क्लोज। यहां पर गोल क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि जहां से ये पानी बहना शुरू हुआ था गोल घूम के वहीं पर आया है, गोल घूम के वहीं पर आया है। तो अगर आपको यहां पर कभी भी बोले कि क्लोज्ड पाथ है तो यहां पर आप यहां पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन जरूर से लगाइएगा। इसको क्लोज्ड इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। और ऑब्वियसली किसका करेंगे हम लोग? कर्व का। देखिए यहां पर भी तो कर्व ही बन रहा है ना, अरे पानी का फ्लो जो है कर्व के ही जैसा है। ठीक है, अच्छा आपको क्लोज्ड का मतलब समझ में आया, यहां पर क्यों लगाते हैं? ठीक है, मान लीजिए कि ये जो V वेक्टर है ये क्लोज नहीं हुआ, तब क्या होगा? तो आप इसको कॉपी कीजिए, वो हम बता रहे हैं आपको। तो दूसरा केस गाइस हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि जो आपका कर्व है ना, अगर मान लीजिए जो आपका कर्व है वो क्लोज्ड हुआ तब क्या होगा? चलिए देखते हैं। हम लोग यहां पर अभी ये समझे थे कि ये जो पानी था वो ऐसे सेकंड पॉइंट के अंदर थे हम लोग, और ये जो पानी था हम लोग मान रहे थे कि ऐसे करके बह के गोल एक पाथ, क्लोज्ड पाथ बना रहा है। तो उसका अगर वर्क डन निकाल रहे थे तो लिख रहे थे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट dr। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल। इस वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल, क्योंकि ये देखिए ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर ये रोटेशन हो ही नहीं। ठीक है, ये क्लोज्ड पाथ बनाए ही नहीं, ये जो कर्व है ये रोटेशनल हो ही नहीं, तो ये जो V है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल फंक्शन। तीसरा केस क्या है यहां पर कि वर्क डन इज इक्वल्स टू आ जाए इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन V डॉट dr, लेकिन इसका आंसर जब 0 आ जाए, यहां पर तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा ऑब्वियसली, यहां पर तो ये रोटेशन हो रहा है, बट जब ये वर्क डन 0 आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इररोटेशनल फील्ड।
ठीक है, इर्रोटेशनल, इर्रोटेशनल का केस बोलते हैं इसको। यानी कि यहां पर ये पानी ऐसे गोल गोल घूम ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा हमको मान के चलना है, मतलब यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है पानी। कब? जब ये जीरो आ जाए तब। और यहां पर हम लोग ये बोलते हैं कि इस केस में जो वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तब ऐसा होगा। और ऐसा हम लोग को मिलेगा भी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तब जाके ये जो कंसेप्ट है ये वर्क डन वाला ये और क्लियर होगा। और यहाँ पर जो इर्रोटेशनल है, आपको यहाँ पर एक डाउट आया होगा कि सर आप ये इर्रोटेशनल किसको बोल रहे हैं? इर्रोटेशनल इस वर्क डन को बोल रहे हैं क्या? जैसे यहाँ पर ये जो वी वेक्टर है इसको हम लोग रोटेशनल बोलेंगे। वी यहाँ पर है क्या? वेलोसिटी, इस पानी का बहने का वेलोसिटी, तो इसको हम लोग रोटेशनल बोलेंगे। और देखिए एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो रोटेशनल और इर्रोटेशनल है ना, ये वेक्टर क्वांटिटीज होता है। रोटेशनल या इर्रोटेशनल हम लोग जो डिसाइड करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन जीरो नहीं आया तो ये वर्क डन, तो यहाँ पर क्या पता चला कि ये वर्क डन के बारे में ये पता चला कि ये पाथ पे डिपेंडेंट है। पाथ पे क्या है? डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर पता चला कि ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, तभी इसका जो वर्क डन है वो जीरो आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो v वेक्टर है, ये देखिए ये इर्रोटेशनल हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं? तो इस वेलोसिटी के लिए लिख रहे हैं, इर्रोटेशनल वेक्टर। इर्रोटेशनल वेक्टर हम लोग किसको बोल रहे हैं? यहाँ पर वेलोसिटी को बोल रहे हैं, v वेलोसिटी को इर्रोटेशनल बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये v वेक्टर क्या होगा? रोटेशनल। हालांकि बुक में ऐसा कुछ मेंशन शायद नहीं किया है कि ये v वेक्टर इस केस में रोटेशनल होगा, रोटेशनल होना ही चाहिए, है ना। इस केस में मेंशन किया हुआ है कि ये इर्रोटेशनल है, वो कंफर्म बात है। इर्रोटेशनल, रोटेशनल का मतलब फिजिक्स में ये है, जैसे मान लीजिए कि इस पेन में अगर ऐसे करके पानी इस तरफ से टच करते हुए पार हो तो ये पेन ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, तो ये पेन रोटेशनल हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग कर्ल में समझे हैं, जो आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसमें हम लोग ये कर्ल के अंदर समझ चुके हैं कि रोटेशनल इरोटेशनल क्या होता है। खैर आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसको हम लोग v को इरोटेशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये v अभी वेलोसिटी तो है पानी का, लेकिन कैसा पानी का? ऐसा पानी का जो सीधा बह रहा हो, ऐसा पानी का जो पानी सीधा बह रहा हो। तो सीधा बह रहा है तो ये तो क्लोज्ड पाथ बना नहीं रहा है, तो इसीलिए ये पाथ पे यानी कि, तो इसीलिए यहां पर इसका जो वर्क डन है वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, ये इसका कहानी हुआ। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक चीज हम आपको हमेशा बता चुके हैं कि यहां पर वर्क डन जो हमेशा मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्केलर। जो भी आंसर मिलेगा वर्क डन का वो स्केलर मिलेगा, क्योंकि यहां पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ये बात आपको क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी आंसर में मिलने वाला है। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं यहां पर कि ये जीरो कैसे हुआ। सबसे पहले यहां पर ये जीरो कैसे आ रहा है? यहां पर ये जीरो कैसे आ रहा है? देखिए ऐसा कुछ हुआ होगा सीन, जैसे मान लीजिए कि ये वाले केस में क्या हुआ होगा कि एक सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन में जब पानी बह रहा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये ऐसे करके जाए और उसी पाथ में वापस आ जाए, मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि ए से बी हम लोग यहाँ पर गए, ए से बी ऐसे गए, फिर बी से ए वापस आ गए। ठीक है, बी से ए, तो मान लीजिए हम +5 इस तरफ गए और इस तरफ कितना वापस आए? 5 ही वापस आए, लेकिन माइनस का। उसी में हम कहा कैसे वापस आए? -5 वापस आए। तो यहाँ पर +5 हम गए, उसके बाद -5 वापस आ गए, तो मेरा नेट वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो, दोनों को कैंसिल करके। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, या फिर बहुत लोग ऐसे भी बताता है इसको कि इरोटेशनल वेक्टर इसीलिए आया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा था। खैर इसका कोई उतना खास लॉजिक नहीं पता चलता है। आप इसको क्लियरली याद रखिए कि जब हम लोग एक पाथ में गए ए से बी, आप बोलिएगा ना कि सर यहाँ पर क्लोज्ड क्यों लगा हुआ है? यहाँ पर ये क्लोज्ड क्यों लगा हुआ है? ठीक है, क्लोज इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि देखिए हम ए से बी ऐसे गए और उसी पाथ में बी से, उसी पाथ में नहीं मतलब कि उससे थोड़ा डेविएट होके ही बी से ए उतना ही वर्क डन से वापस आ गए। लेकिन माइनस क्यों लगा है? डायरेक्शन की वजह से। अपोजिट चले ना, तो अपोजिट चले तो -5, और दोनों को प्लस कीजिएगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए इरोटेशनल वेक्टर के केस में ऐसा रिजल्ट आता है, ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ज़्यादा आपको इसका स्ट्रेस नहीं लेना है, बस सिंपल सा बात है। वर्क लाइन इंटीग्रल क्या होता है? एक ऐसा वर्क डन जो हम क्लोज्ड पाथ के लिए या फिर एक स्ट्रेट लाइन के लिए या फिर एक कर्व के लिए निकालते हैं, और उसका आंसर क्या मिलता है? स्केलर मिलता है, क्योंकि वर्क डन है ना, काम कितना किए वो है, तो इसलिए उसका आंसर क्या मिलेगा? स्केलर। और ये सब तो खैर केसेस है। इरोटेशनल का मतलब समझ गए, जैसे ही वर्क डन जीरो आए या फिर आपको जब भी बोले कि यहाँ पर ये वी वेक्टर, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आपको इसके ऊपर देंगे, थर्ड वाले के ऊपर, यहाँ ये वी वेक्टर का प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए कि ये जो वर्क डन है इस जीरो आए? कैसा होना चाहिए प्रॉपर्टी कि ये जो वर्क डन है वो जीरो आए?
तो जवाब क्या होगा, ये v वेक्टर इररोटेशनल होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, हमको लगता है आपको, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बस इतना ही कंसेप्ट था, और यहां पर बस आपको वर्क डन का वही वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? W = इंटीग्रेशन v.dr। अगर पूरा क्लोज पाथ हो तो क्लोज लगाइए, क्लोज पाथ नहीं हो तो सिर्फ इंटीग्रेशन खींचिए। चलिए अब हमको इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक कंफ्यूजन यहां पर आपको नहीं होना चाहिए कि आप बोलिएगा कि यहां पर आप क्लोज लेके चले हैं, यहां भी क्लोज लेके चले, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों ही केसेस में क्लोज्ड इंटीग्रेशन ही हो रहा है, लेकिन यहां पर क्योंकि v का जो नेचर है वो इररोटेशनल है। कैसा नेचर है? इररोटेशनल। रोटेशनल का मतलब ये होता है कि वो रेगुलरली ऐसे 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 रोटेट करते रहे, बट ये यहां से चलेगा और यहीं आकर के रुक जाएगा। इस केस में ये रोटेट, पानी ऐसे बह ही रहा है रेगुलर वे में, ठीक है, पानी का फ्लो रेगुलर बना हुआ है, इसीलिए इस केस में वर्क डन 0 नहीं आ रहा है। लेकिन इस केस में पानी यहां से यहां बहा, अगर पानी आप मान के चल रहे तो पानी यहां से यहां बहा, उसके बाद वापस उतना ही बह गया। आदमी मान के चलिए, ए से बी आदमी चला और बी से ए आदमी वापस आ गया, तो उसका वर्क डन कितना हुआ? 0 हुआ। तो पाथ पे हम लोग देख रहे हैं ना, पाथ को देख करके वर्क डन डिसाइड कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर पाथ को देख करके वर्क डन नहीं डिसाइड कर रहे हैं, सॉरी, पाथ को देख करके वर्क डन नहीं डिसाइड कर रहे हैं, पाथ को देख के यहां पर वर्क डन डिसाइड नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर ए से बी गए हम लोग, बी से ए वापस गए, तो वहीं पर पहुंच गए भाई, तो इसीलिए इररोटेशनल हुआ कि नहीं, वहीं पर वापस घूम के पहुंच गए। ए से बी गए, उसके बाद बी से ए, तो वही वापस पहुंच गए। ठीक है, ओके। और इस केस में क्या हो रहा है, वी को हम लोग रोटेशनल बोल रहे हैं। रोटेशनल बोलने का मतलब क्या है? रोटेशनल बोलने का मतलब ये है कि ये पानी रेगुलरली ऐसे गोल गोल फ्लो कर रहा है। तो हमको कंफ्यूजन दूर एकदम कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं उसके ऊपर। चलिए गाइस, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर लाइन इंटीग्रल के ऊपर। देखिए क्या बोल रहा है, इफ अ फोर्स F इक्वल्स टू 2x² y i कैप प्लस 3x y j कैप। देखिए F वेक्टर आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा, और हम आपको तभी से बता रहे थे कि ये जो F है वो वेरिएबल होगा, यानी कि x y z पे डिपेंड करेगा। देखिए x y z पे डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर k कैप मिसिंग है, तो k कैप नहीं है यहाँ पर, तो जो dr वेक्टर है, मतलब आप फॉर्मूला यहाँ पर वर्क डन का लिखिएगा ना, वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन F डॉट dr, ऐसे ही वर्क डन निकालेंगे, इसी को लाइन इंटीग्रल बोलते हैं हम लोग। डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन का तो बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि एक पार्टिकल को बस डिस्प्लेस कर रहे हैं, बस खत्म कहानी। डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, यानी यहाँ पर जेड एक्सिस नहीं, सिर्फ कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है ना, ये वो आपका वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0,0 to 1,4 अलॉन्ग अ कर्व। और देखिए कर्व का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, y इक्वल टू 4x²। और यहाँ पर ये किसका इक्वेशन के जैसे लग रहा है, किसका लग क्या रहा है, ये पैराबोला की इक्वेशन है ना, y इक्वल टू x²। y जब x² पे डिपेंड करे उसी को तो हम लोग बोलते हैं पैराबोला का इक्वेशन। अब यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए आप y इक्वल टू x² का ग्राफ देखे होंगे, y इक्वल टू x² का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x² का। और y इक्वल टू 4x² का ग्राफ थोड़ा सा और स्ट्रिप होगा, थोड़ा सा और शार्प होगा, इस टाइप से, यानी कि कुछ ऐसा ये होगा। यहां पर ओरिजिन से ही जाएगा ऑब्वियसली दोनों 0,0। ठीक है, y इक्वल टू 4 ओरिजिन से क्यों जा रहा है, मतलब ऊपर ही पॉजिटिव एक्सिस क्यों ले रहा है, वो क्लियर है ना, क्योंकि x² पे डिपेंड कर रहा है ना। अब x का वैल्यू चाहे आप -1 डालिए, तो -1 यहां डालिएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा -1 का, और वो 1 आ जाएगा वापस में। तो यहां पर फिर से यानी कि पॉजिटिव, ये आंसर हमेशा y का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर x का स्क्वायर है, तो आप x को कुछ भी डाल लीजिए, यहां पर आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसीलिए हम लोग ये ऊपर वाला एक्सिस लेकर के चल रहे हैं। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो आपको शार्प ग्राफ दिख रहा है, ये किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू 4x² का। ठीक है, y इक्वल टू 4x², यानी कि पैराबोला। अब सुनिए, अब यहां पर देखिए आपको एक इक्वेशन गिवन भी है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन है कि नहीं, पहले ये देखना है। दूसरा चीज कि क्या कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहां पर देखिए इक्वेशन पैराबोला का दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको उसमें सर्कल का इक्वेशन देगा, है ना, सर्कल का इक्वेशन देगा। ऐसे जनरल इक्वेशन पैराबोला का क्या होता है, y इक्वल टू ax², ये होता है जनरल इक्वेशन। ठीक है, आपको आगे चल के सर्कल का इक्वेशन दे देगा। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन की हेल्प से आपको लाइन इंटीग्रल निकालना होगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको क्या इक्वेशन, EQN का मतलब इक्वेशन है, यहाँ पर क्या इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में। तीसरा चीज आपको ये ध्यान देना है, लिमिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है किसी भी लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन को बनाने का, लिमिट्स पे ध्यान देना। आपको लिमिट्स क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेगुलर वे में और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइन इंटीग्रल पे ऊपर, और कम से कम 2 वीडियो मैक्स टू मैक्स इस पर हम करेंगे। एक वीडियो ये हो गया, 2 वीडियो और हम लोग करेंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, लिमिट्स को ध्यान देने के बाद आपको चौथा चीज़ ध्यान देना है कि किसके टर्म्स में आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं।
देखिए ये ऑप्शन आपके पास है कि किसके टर्म्स में आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, आप x के टर्म में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं या फिर y के टर्म में करना चाहते हैं। खैर ये हम आपको बताएंगे, ये आपको नहीं समझ में आएगा क्या है, लिमिट्स भी लेने सिखा देंगे क्वेश्चन करते करते, और यहाँ पर इक्वेशन का क्या यूज़ है वो भी आपको सिखा देंगे। ये जो इक्वेशन का यूज़ है और ये जो किसके टर्म्स में इंटीग्रेशन करना है, ये दोनों लिंक्ड है, कैसे वो बता रहे हैं। क्लोज्ड रहेगा भाई, अगर यहाँ पर क्लोज्ड पाथ बोलता तो बस गोला बना देते और कुछ नया नहीं होता, क्लोज्ड पाथ कोई बहुत नया चीज़ नहीं है। चलिए तो इन चारों रूल्स को फॉलो करते हुए, मतलब इन चारों को देखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले ये f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इंटीग्रेशन f का वैल्यू क्या दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर डी आर वेक्टर क्या लेना है, डी आर वेक्टर आपको लेना है dx i कैप प्लस dy j कैप, ये लेना है आपको डी आर वेक्टर का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, तो आपका डी जेड के कैप लिख के कोई फायदा नहीं, सॉरी यहाँ पर आपका होगा जे कैप, ठीक। चलिए तो हम लोग यहाँ पर f का वैल्यू लिखते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ f वेक्टर। f वेक्टर क्या है, 2x स्क्वायर y i कैप प्लस 3xy j कैप, और यहाँ बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पर फिर किसके साथ है डी आर ये है, समझ में आ रहा है गाइस आपको, dx i कैप प्लस dy j कैप, ये हो गया आपका। अब यहां पर कर्व लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग यहां पर लिमिट्स पुट नहीं किए हैं। जब तक आप लिमिट्स पुट नहीं कीजिएगा तब तक यहां से आप ये जो c यानी कि जो कर्व है उसको हटाने का जरूरत नहीं है। चलिए तो अब हम लोग, आपको डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आता होगा। देखिए डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, यहां पर पहले ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा, i को i के साथ, j को j के साथ, और i को जब आप i के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व, ये इसके साथ गया तो हो गया 2x स्क्वायर y i कैप 1, और यहां पर ये dx, ठीक है, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर 3xy j कैप 1, और यहां पर क्या है dy, ठीक है, ये आपको मिलेगा इंटीग्रल। अच्छा अब हम लोग आते हैं इसका यूज पे, ये y इक्वल टू 4x स्क्वायर। देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ हम लोग बेसिकली वर्क डन निकाल रहे हैं, तो आप w लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन हम लोग निकाल रहे हैं, इसका जो इंटीग्रेशन है ये किसके टर्म्स में आ गया, ये y के भी टर्म्स में आ गया और x के भी टर्म्स में आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको सिर्फ y के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे या तो सिर्फ x के टर्म में, किसके हेल्प से, इस y इक्वल टू 4x स्क्वायर का इक्वेशन के हेल्प से। चलिए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि इसका क्या यूज करेंगे हम लोग, y इक्वल टू 4x स्क्वायर का। देखिए आपको लिखा हुआ है y इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसको एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप जब इसका dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव निकालिएगा, तो x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये 2 सामने आएगा, डिफरेंशिएशन आपको आता होगा उम्मीद करते हैं, ये 2 सामने आएगा तो 4 2x2 माइनस 1, ठीक है, nx का पावर n माइनस 1, n सामने आया, x का पावर n माइनस 1 आता होगा, ये फॉर्मूला आपको बचपन से पढ़े आप। तो यहाँ पर ये 4 2 का कितना हो जाएगा 8, और ये x, तो 8x आया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया 8x, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए कि इस dx को इस तरफ भेज दीजिए, तो dy का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, dy इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 8x dx, ये आपको मिलेगा dy का वैल्यू। अब आप इस इंटीग्रेशन को, अब जहाँ जहाँ आपको dy दिख रहा है वहाँ क्या पुट कर दीजिए 8x dx, और जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ क्या पुट दीजिए 4x स्क्वायर पुट कर दीजिए। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि इस 4 को नीचे भेज दीजिए और जहाँ जहाँ पर x स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर y बाई 4 पुट कीजिए। भाई सिंपल बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये y का वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है 4x स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ क्या डाल दीजिए 4x स्क्वायर, ठीक है, और जहाँ जहाँ पर आपको dy दिख रहा है वहाँ डाल दीजिए 8x dx, तब ये इंटीग्रेशन x के टर्म्स में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं करके, यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ कर्व, देखिए 2x स्क्वायर, तो x के टर्म में लिखना है इसको, तो 2x स्क्वायर, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है dx के टर्म में, मतलब x के टर्म में हम पूरा इंटीग्रेशन को चेंज करने का सोच रहे हैं, मतलब वही करने जा रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पर ये कितना है 3x, और ये y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y का वैल्यू है 4x स्क्वायर, y का वैल्यू है 4x स्क्वायर, और यहाँ पर ये dy अभी हम लोग निकाले कितना 8x dx, ठीक है। चलिए इस इंटीग्रल को हम लोग अभी इवेलुएट करेंगे, तब तक आप यहाँ पर कॉपी कीजिए यहाँ तक। तो चलिए गाइस आगे हम लोग इसी क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। देखिए
हम लोग यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं, यहाँ तक वर्क डन हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इस कर्व का ये जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, इस इक्वेशन का हम लोग यूज किए हैं y इक्वल टू 4x²। जहां जहां पर y था वहां पर हम लोग क्या डाल दिए 4x², ठीक है। और ये इस कर्व का इक्वेशन को यानी कि जो कर्व आपका दिया हुआ था y इक्वल टू 4x², उसको डिफरेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम लोग यहाँ पर आपका dy, देखिए यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाले थे ना, इस dx को इस तरफ भेज दीजिए। इस dx को इस तरफ अगर हम लोग भेज दें तो dy का वैल्यू कितना आ जाएगा 8x dx। तो ये जो 8x dx आया है dy का वैल्यू, देखिए जहाँ पर dy था वहाँ पर हम लोग 8x dx डालें। देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन किसके टर्म में कन्वर्ट हो गया, x के टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे करके हम लोग वर्क डन निकालते हैं लाइन इंटीग्रल के थ्रू। चलिए देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर w इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर c का मतलब कर्व है। अच्छा आपको क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ था, वो कोऑर्डिनेट्स दिया था आपका 0,0 एंड 1,4, यही है शायद, हाँ 0,0 एंड 1,4। तो इन कोऑर्डिनेट्स को आप देखिए, अब ये आपका x कोऑर्डिनेट्स हुआ और ये आपका y कोऑर्डिनेट हुआ, और आप इंटीग्रेशन को किसके टर्म में चेंज किए हैं, आप जो इंटीग्रेशन है उसको x के टर्म में चेंज किए हैं। यानी कि आप x का लिमिट्स यहाँ पर लीजिएगा इंटीग्रेशन में। बहुत सिंपल सा बात है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो c है कर्व, c को आप हटाइएगा जब लिमिट्स पुट कीजिएगा। अब ये पूरा इंटीग्रेशन x के टर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो अब आप इस कर्व c को हटा सकते हैं और यहाँ पर x का लिमिट्स डाल सकते हैं। x का लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 1 तक। तो आप यहाँ पर लिखिएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, और इस कर्व को आप हटा दीजिएगा और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 2 8, तो ये हो जाएगा 8x का पावर 4, 8x का पावर 4 dx। और यहाँ पर ये प्लस 3 4 12 एंड x इंटू x का पावर 5 एंड दिस विल बी 12 48 प्लस this will be 96, this will be 96, 3 4 12, 12 8 96, तो 96। और यहाँ पर कितना हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x का पावर 4, x का पावर 4। अब क्लियर है, अगर आपको कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर x इंटू एक्स कितना हुआ, x का पावर 3, और यहाँ पर एक और x था तो कितना हो गया x का पावर 4, और यहाँ पर dx, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे dx। अब देखिए यहाँ से बहुत इजीली आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, ये dx दोनों में से कॉमन है, तो 0 से लेके 1 8x का पावर 4 प्लस 96x का पावर 4। उम्मीद करते हैं आप मेरा इरादा समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दोनों को ऐड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी x का पावर 4, यहाँ पर भी x का पावर 4 dx। तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा 0 से लेके 1 तक 8 प्लस 96 कितना होगा, 4 इधर हो गया और 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 104 x का पावर 4 dx। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है इसको, यहाँ पर अब इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, यहाँ से हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं। यहाँ से वर्क डन जब निकालिएगा तो 104 तो बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, और x का पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x का पावर 5/5। आपको ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का बेसिक, वो आपको लेक्चर नंबर 1 यानी कि ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर में बताया गया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप जाके। तो क्योंकि यहाँ पर x का पावर 4 था, तो x का पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x का पावर 4 + 1/4 + 1। तो हम लोग यहाँ पर वही किए हैं, x का पावर 5/5। फिर यहाँ अपर लिमिट ही डालिए, लोअर लिमिट तो 0 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 104/5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये इंटीग्रेशन करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और हम लोग बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एचके दास से लिया गया है। आप भी एचके दास खरीद सकते हैं, एक बहुत अच्छा बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आगे, कॉपी कर लीजिए आप इसको। देखिए गाइस, यहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन हम लोग लेके आ गए, ये आपका लाइन इंटीग्रल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हैं आप इसको वीडियो का। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स F equals to yi cap plus xj cap which displaces a particle from origin to a point I cap plus j cap। बोल रहा है कि वर्क डन निकालिए। क्या निकालिए, वर्क डन। किसका निकालिए वर्क डन,
वर्क डन व्हेन अ फोर्स एफ, देखिए फोर्स एफ आपको फिर दिया हुआ है, और देखिए ये एफ फोर्स फिर से वेरिएबल है, ये एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, विच डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन टू अ पॉइंट, ऑरिजिन टू अ पॉइंट, यानी कि ऑरिजिन आपका ये होता है, दिस इज द ऑरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, और ये आपको कौन सा एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स हो गया और क्या हो गया ये वाई। तो आपका कहाँ ऑरिजिन से कहाँ पर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है कहीं पर, आई कैप प्लस जे कैप। अब देखिए यहाँ पर जेड एक्सिस तो है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर जेड एक्सिस को लेकर के नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्क डन। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है कि यहाँ पर जो आपको इस बार कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इस बार आपको कोई लिमिट्स का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, इस बार आई कैप प्लस जे कैप इंडिकेट किया है। तो आप खुद सोचिए, जब आपको कहीं पर आई कैप, देखिए ऑरिजिन का मतलब क्या होता है 0,0, और आई कैप प्लस जे कैप, तो आई कैप के आगे कुछ नहीं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहले हम लोग लिख के दिखाते हैं। इस समय आपको पॉइंट्स क्या दिया है, इस समय जो आपको पॉइंट दिया है वो दिया है आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ पर आई कैप के आगे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो हम लोग इसको 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,1। तो आपको ये लिमिट्स हो गया आपका 0,0 से लेके 1,1 आया समझ में, ठीक है। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। और देखिए इस बार क्लोज पाथ नहीं, तो फिर से हम लोग यहाँ पर गोला नहीं बनाएंगे क्योंकि क्लोज पाथ नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर फिर पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है ना, मतलब समझ रहे हैं ना, पार्टिकल ऑरिजिन से लेके इस तरफ जा रहा है, ऑरिजिन इस ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और डी आर वेक्टर का वैल्यू फिर से वही हम लोग लेंगे, क्या चीज़, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। लेकिन यहाँ जेड एक्सिस नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है, ऐसे सिंपली लिखेंगे। तो अच्छा यहाँ पर कर्व हम लोग लिखते चलेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग लिमिट्स यहाँ पर पुट नहीं किए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, लिमिट्स यहाँ पर अब हम लोग डाल भी सकते हैं। लिमिट्स यहाँ पर 0 से 1,1 तक दिया है, 0,0 से लेके, मतलब ऑरिजिन से लेके 1,1 तक, यहाँ से पता चला 1,1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व, ये y और dx जाएगा तो कितना हो जाएगा y dx प्लस ये इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा x dy, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसके बाद इसके बाद आप फिर देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन को बांट दीजिएगा। अगर आप सीधा सीधा सोचो तो इंटीग्रेशन को आप बांट दीजिएगा, y को बाहर कीजिएगा dx का x होगा, फिर यहाँ x को बाहर कीजिएगा dy का y होगा। अब देखिए इस बार तो आपको कोई इक्वेशन भी नहीं दिया है कि आप ये इंटीग्रेशन को पूरा पूरी x में कन्वर्ट कर ले या फिर पूरा पूरी इसको किस में कन्वर्ट कर ले, y में। लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पर कोई इक्वेशन दिया नहीं है, तो इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वर्क डन निकालिए तो एक चीज़ को मेंशन कीजिएगा कि आपका जो इंटीग्रेशन है या तो वो पूरा x के टर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए या तो पूरा y के टर्म में, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं, आंसर होगा ही नहीं आपसे, ठीक है। आप खुद करके देख लीजिए, इसके आगे अगर आप करते हैं इंटीग्रेशन बिना x और y के, मतलब या तो ये सिर्फ यहाँ पर dx dy दोनों आ रहा है, या तो सिर्फ दोनों तरफ dx dx आना चाहिए, या तो सिर्फ दोनों तरफ dy dy आना चाहिए। तो उसके लिए कुछ इक्वेशन देना चाहिए, बट ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे, मैथ्स का यूज़ करेंगे। आप पढ़े होंगे बचपन में प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन u डॉट v, अगर दो फंक्शन, इंटीग्रेशन नहीं होता है, अगर दो फंक्शन इंटीग्रेशन में हो, डिफरेंशिएशन में हो, अगर मान लीजिए दो फंक्शन है मेरे पास u और v, दोनों अगर डिफरेंशिएशन में हो, मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमको डिफरेंशिएट करना रहे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। अगर x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना रहे तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखिए यहाँ पर पहले u बाहर जाएगा, उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा, v का। आप पहले आप यहाँ पर इसको भी बाहर कर सकते हैं, v को भी बाहर कर सकते हैं, उसके बाद u को कर सकते हैं, जिसका आपको मन करे पहले। लेकिन जब क्वेश्चन रूल रहे, यानी कि डिवाइडेड बाय जब v स्क्वायर होता है, तो उसमें ऐसा नहीं चलता है, उसमें बीच में माइनस लगता है और ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर ये v बाहर होगा और उसके बाद फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, u का। तो ये आप लोग पढ़े हैं बचपन में, ठीक है। इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। ये भी एच के दास का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का एच के दास का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर ये इसको u बोल देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग u ले लें और x को ले ले v, इसको y को u ले ले, x को ले ले v, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व dx y। यहाँ पर ये वर्क डन क्या चल रहा है, w, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या ले लिया इसको, डिफरेंशिएशन एक्स वाई। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या बता रहे हैं हम आपको, देखिए यहाँ पर हम आपको करके बता रहे हैं क्या करना है इसके बाद। देखिए यहाँ ध्यान से, जब आप इस वर्क डन को अब आगे खोलिएगा, तो डिफरेंशिएशन किसका, एक्स वाई का ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्स को हम लोग क्या बोल देंगे u,
और y को हम लोग क्या बोल देंगे, v। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये अगर इसका आप फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन को भी भूल जाइए, ये सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पे भी ध्यान दीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहले देखिए u बाहर जाता है तो u को बाहर कीजिए, उसका किसका डिफरेंशिएट कीजिए, y का, यानी कि y का डिफरेंशिएट, तो dy लिखिएगा y का डिफरेंशिएट प्लस उसके बाद आप किसको बाहर कीजिएगा, अब आप किसको बाहर कीजिएगा, y को, उसका डिफरेंशिएट किसका कीजिएगा, x का, यानी कि u का, तो dx। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म में वापस आ जाएगा वो, तो यानी कि इस वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से, अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं dx का, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस सी भी होता है, चलिए प्लस सी हम लोग अभी नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। dl का इंटीग्रेशन कितना होता है, l, विद इन द लिमिट्स करेंगे, प्लस सी भी आता है, अभी उसको हम लोग समझना चाह रहे हैं। dA का इंटीग्रेशन कितना होगा, a, मतलब ये डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कट जाता है और आंसर मिल जाता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट तो समझाने के लिए है। यहाँ पर देखिए सिंपल ये है कि यहाँ पर ये dA यानी कि इसकी जगह कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा, 1 dA, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0 dA, 1 को हम लोग लिखते हैं x का पावर 0 dA, और x का पावर 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x का पावर 0 का इंटीग्रेशन होगा, x का पावर, सॉरी यहाँ पर x का पावर 0 नहीं, a का पावर 0 लिख लेते हैं, ठीक है। a का पावर 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा, a का पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, a। तो इसीलिए dA का इंटीग्रेशन a लिखे हैं, ये रूल फॉलो करके, ये फॉर्मूला लगा के। ऐसा मत सोचिए कि dA को a लिख दिया, ऐसा कोई ट्रिक है समझने के लिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग हटाते हैं, और यहाँ पर भी वही x का पावर n वाला फॉर्मूला लगा है, तो जब सिंगल टर्म रहेगा कोई भी तो उसका इंटीग्रेशन वही होगा, सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही तो है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है एक्स वाई का, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चल बसेगा, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई, यानी कि आपका वर्क डन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स वाई, वर्क डन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स वाई। एक मिनट, अभी इसको हम लोग यहाँ पर लिमिट्स पहले इसका लेते हैं, लिमिट्स लेते हैं पहले इसका। तो लिमिट्स क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिए इस कर्व को हटाते हैं, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक था, 0,0 से लेके 1,1 तक, यहाँ ग्राफ बना के आपको समझाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, dxy। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इसको हटा रहे हैं। सो देखिए गाइस, फाइनली यहाँ से हम लोग को क्या रिजल्ट मिलने वाला है इस इंटीग्रेशन का, देखिए इसके बाद देखिए यहाँ से वर्क डन निकालेंगे जब, तो d और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, xy, इसका इंटीग्रेशन होगा xy, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0,0 से लेके 1,1 तक, ठीक है। यानी कि आप अपर लिमिट क्या डालिएगा यहाँ पर, 1, तो अपर लिमिट जब 1 डालिएगा, दोनों में अपर लिमिट क्या डलाएगा, 1, तो 1 × 1 प्लस यहाँ लोअर लिमिट दोनों में क्या डलाएगा, 0, तो 0 × 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1, आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, तो 1 जूल विल बी द आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आने लायक है, हालांकि यूनिवर्सिटी में तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी मेरे को इंपॉर्टेंट, मतलब कंसेप्ट अच्छा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो मतलब जिसका आने का चांसेस हो, है ना, जो यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर। चलिए गाइस, तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लेते हैं हम लोग। सो गाइस, रात का बज रहा है 1:15 और हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इस वीडियो के अंदर, लाइन इंटीग्रेशन के अंदर, इसको खाने के बाद। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन एचके दास का ही दिया हुआ है ना, और ये यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ है। चलिए गाइस, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ बोला है कि इवेलुएट करने f.dr को, जहाँ पर f का वैल्यू दिया हुआ है x² प्लस xy एंड c इज द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर इन द प्लेन z 0। देखिए z 0, देखिए ये तो आपको f दिया हुआ है, जो कि फिर से इस बार क्या दिया हुआ है, वेरिएबल। f का वैल्यू फिर से इस बार क्या दिया हुआ है, वेरिएबल। और यहां पर c इज द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर, कर्व यानी कि जो है, यहां पर c का मतलब कर्व होता है ना, मतलब हम लोग जब वर्क डन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन f.dr, और यहां पर c का मतलब कर्व होता है। और ये जो c है इस बार वो बाउंड्री किसका है, स्क्वायर का, यानी कि इस बार क्लोज्ड इंटीग्रेशन होने वाला है। मतलब कि कुछ ऐसा यहां पर फिगर बनेगा, ये इसका, ये आपका क्या होगा, स्क्वायर, और स्क्वायर का सारा साइड्स क्या होता है, इक्वल, ठीक है।
तो इसका साइड को हम सारा साइड्स को ए लेके चल रहे हैं, है ना, इक्वल साइड्स होता है, तो सारा साइड को हम लेके चल रहे हैं ए। ये आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसा कुछ होगा यहाँ पर। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि z 0 है, यानी कि ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, स्क्वायर तो 2D होता है तो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। एक चीज़ छूट गया बताने के लिए, ये जो लाइन इंटीग्रेशन है ये 1 डायमेंशनल होता है। लाइन इंटीग्रेशन 1 डायमेंशनल होता है क्योंकि एक लाइन का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो 1 डायमेंशनल हुआ, है ना। सरफेस 2D और वॉल्यूम इंटीग्रेशन 3 डायमेंशनल, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बोल रहा है z 0 है, बहुत अच्छा। z 0 इसलिए दिया है क्योंकि ये z एक्सिस में लाई थोड़ी करेगा स्क्वायर। एंड बाउंड्री बाय द लाइन्स, और लाइन्स का बाउंड्री क्या, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए। ये है आपका ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि 0, 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए, यानी कि x इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए। तो y की तरफ भी a, x की तरफ भी a, ठीक है। तो हम लोग ऐसे स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पर a बोला था इसलिए a लिया गया है, अपने मन से हम यहाँ पर a नहीं ले लिए, ठीक है। तो ये हुआ इसका बिगिनिंग। तो आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, आप भाई पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए। f का वैल्यू डालिए dr, dr को क्या लीजिएगा, dr को वही dx i कैप प्लस dy j कैप, है ना। dr वेक्टर वही लेना है आपको इस बार फिर से, dr वेक्टर इज इक्वल्स टू dx i कैप प्लस dy j कैप, ठीक है। और वर्क डन फिर निकालना है किसका, कर्व का। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूरा स्क्वायर बन रहा है तो इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं a b c d, यानी a b c d, a से b, c, b c, c d, d a, ऐसे करके हम लोग गोल गोल यहाँ पर घूमेंगे, a b c d, a b c d a, ठीक है। ऐसे करके पहले सुनिए, एक मिनट भाई, पहले यहाँ पर ए बी का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, लाइन इंटीग्रेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0, 0 है और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस जगह का कोऑर्डिनेट होगा, देखिए ये सिर्फ एक्स एक्सिस है ना, तो यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। देखिए a हम लोग बढ़े लेकिन कहाँ, x में, तो इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा a, 0। यहाँ कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस c पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस c पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इस c पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, देखिए ऐसे ऊपर गए तो यहाँ पर ये हो जाएगा a, a, यानी यहाँ x भी डिफाइंड है और y भी डिफाइंड है। यहाँ पर आइए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब हम लोग हैं तो हम लोग सिर्फ y में हैं, तो यानी कि 0, a, यानी हम लोग सिर्फ y में हैं, और यहाँ का क्या होगा 0, 0, ठीक है। तो अब हम लोग लिमिट्स निकालना भी यहाँ पर बहुत आसान है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ए बी पार्ट का यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इसमें आपको इंटीग्रेशन करना कैसे है, सबसे पहले पहले आप खुद यहाँ ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन बता रहे हैं। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर चारों का वर्क डन हम लोग जोड़ देंगे और फिर क्या निकालेंगे, नेट वर्क डन। तो आपको करके दिखा रहे हैं, पहले आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको करके बताते हैं। तो चलिए गाइज, इसको हम आपको करके दिखाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोज्ड इंटीग्रेशन किसका, f डॉट dr, और यहाँ पर ऑब्वियसली कर्व का ही हो रहा है। देखिए बुक में जो सॉल्यूशन दिया है या आप कहीं और उसका सॉल्यूशन देखिएगा तो बुक में खुद ही यहाँ पर क्लोज नहीं लिखा है, बेवकूफ़। क्लोज लिखना यहाँ पर है जरूरी, बुक में यहाँ पर क्लोज लगाया ही नहीं है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन हो रहा है ना भाई, पूरे का जब हम लोग कर रहे हैं तो ये क्लोज पाथ बन रहा है, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग एकाएक करके यहाँ पर इंटीग्रेशन को खोल के लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग ए बी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए बी पार्ट, है ना। अब ए बी पार्ट का जब आप बात करें तो ये तो खुला है, खुद ए बी पार्ट खुद खुला है ना, तो ए बी वाले में क्लोज लगाने का जरूरत नहीं है। इन सारे को जोड़ के जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्लोज लगाएंगे। तो ये जो वर्क डन होगा, ये कौन सा वर्क डन होगा, नेट वर्क डन, है ना। हम लोग एक एक करके हर रीजन का वर्क डन निकालेंगे। तो ए बी वाले का फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ डॉट डी आर, ठीक है। वैसे ही हम लोग ऐड करेंगे फिर यहाँ पर किसको, चलिए इसको हम हटाते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम लोग सारे चीज़ को ऐड करने वाले हैं। ऐड कैसे करने वाले हैं, एडिशन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ए बी के बाद क्या आएगा, बी सी, ए बी के बाद आएगा बी सी। वैसे ही हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन एडिशन ऑफ, चलिए इस डायग्राम को हम लोग यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बी सी का किया हम लोग पहले, फिर सी डी का, है ना, फिर सी डी का होगा। सी डी में कौन सा रीजन आ रहा है, फिर वही एफ डॉट डी आर। उसके बाद ऐसे ही हम लोग ऐड करते करते कहाँ पर पहुँचेंगे, ऐड करते करते कहाँ पर पहुँचेंगे, डी ए पे। तो फिर लिखेंगे इसको हम लोग इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, और कहाँ पहुँचेंगे, डी ए पे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन, ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। बेसिकली ये इंटीग्रेशन को आप इवेलुएट करना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली आप ये इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना चाहते हैं, ठीक। तो अब एक एक करके पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये तो सी डी पार्ट था और ये वाला पार्ट कौन सा था, डी ए, है ना। और ये आपका कौन सा पार्ट है, बी सी, ये आपका बी सी, और ये आपका कौन सा पार्ट है, ए बी।
तो एक एक करके हम लोग हर एक पार्ट को यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। इसको आप इक्वेशन 1 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पहले यहाँ पर ए बी रीजन को इंटीग्रेट करते हैं। पहले हम लोग ए बी को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बी सी को, फिर सी डी को, फिर डी ए को। चलिए सबसे पहले ए बी रीजन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि देखिए हर जगह कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है, हर जगह कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहा है, इसलिए एक एक पार्ट का हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। इसी तरीके से हम लोग करते हैं लाइन इंटीग्रल को, जब यहाँ पर क्लोज पाथ देता है, खास करके स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है तो पहले हम लोग इसका करेंगे। तो इंटीग्रेशन पहले यहाँ लिखिए अलॉन्ग ए बी, पहले यहाँ लिखिए अलॉन्ग ए बी, ए बी के अलॉन्ग। तो ए बी के अलॉन्ग जब आप वर्क डन निकालिएगा, उम्मीद करते हैं आपको कैमरा में दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, सही एकदम, बहुत सही। यहाँ से वर्क डन जब निकालिएगा ए बी के अलॉन्ग तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए बी। अब ए बी के अलॉन्ग ध्यान से देखिएगा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ए बी हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, ए बी के अलॉन्ग लिखा हुआ है। अब देखिए ए बी के अलॉन्ग कौन सा एक्सिस वेरिएबल है, एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस वेरिएबल है, एक्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि x का वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर, क्योंकि x यहाँ पर कहाँ तक वेरी किया है, a तक वेरी किया है। और यहाँ पर हम लोग लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ लिख सकते हैं, 0 से लेके a तक। अब आइए आप मेन फंक्शन पे, ये देखिए आपको ये मेन फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फाइनली f डॉट डी आर। इसको डॉट प्रोडक्ट हम आपको करके दिखा रहे हैं, उसका टेंशन नहीं लीजिए। 0 से लेके a तक f कितना दिया हुआ है, ये आपको f दिया हुआ है, दिस इज f वेक्टर, ठीक है। तो f वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, f यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, ये आपको f दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर डॉट डी आर, तो डी आर का फॉर्मेट क्या होता है, सॉरी डी आर यहाँ पर कैसे होगा, डॉट प्रोडक्ट में होगा। तो यहाँ पर ये डी आर डॉट में जाएगा, डी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये आपका हो जाएगा डी आर वेक्टर का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा ये, फिर यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 0 से लेके a तक, है ना। यहाँ पर पहले देखिए ये एक्स स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये सब आपको आता है, ये सब आप सीख चुके हैं। आई कैप 1 हो जाएगा, प्लस ये एक्स वाई जाएगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई डी वाई, ठीक। ये हो गया आपका इसका इंटीग्रल। अब सुनिए, अब या तो आपको इस इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट करना है, या तो x के टर्म में या तो y के टर्म में, लेकिन उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको x का वैल्यू a दिया हुआ है और इस एक्सिस के अलॉन्ग y का वैल्यू कितना है, 0 है। भाई उस एक्सिस के अलॉन्ग y तो है ही नहीं, y तो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर तो जब इधर इस तरफ जा रहे हैं ab के अलॉन्ग, तो हम लोग सिर्फ किस में जा रहे हैं, x एक्सिस में जा रहे हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर y को क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर y को क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि y तो भाई है ही नहीं ना। ये जो ए बी के अलॉन्ग, ए बी रीजन के अलॉन्ग y एक्सिस तो है ही नहीं, सिर्फ x में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर y जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 0, तो यहाँ पर y दिख रहा है, इसको 0 कर दीजिए। यहाँ पर y 0 जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके a तक x dx, ठीक है। अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया इसको करना। तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वर्क डन कितना आ जाएगा, किसके अलॉन्ग, ए बी के अलॉन्ग। ए बी का वर्क डन कितना आ जाएगा, ए बी का वर्क डन आ जाएगा यहाँ से x³/3, और यहाँ लिमिट 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं अब, है ना। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे लिखते हैं इस पर लिमिट्स पुट करके। तो चलिए गाइस, इसको हम लोग आगे फाइनली इवेलुएट करते हैं। और यहाँ पर रात का बज गया है 1:30, मतलब 1:30। देखिए हम लोग यहाँ पर अब जो वर्क डन निकालने वाले हैं, ये मतलब इसको कंटिन्यू किए, सॉरी अभी तक वर्क डन निकला नहीं है। ए बी का वर्क डन हम लोग निकाल रहे थे, ये ए बी पार्ट का वर्क डन निकाल रहे थे। तो फाइनली वर्क डन ऑफ ए बी यहाँ से कितना आ जाएगा, वर्क डन ऑफ ए बी, देखिए यहाँ पर अपर लिमिट क्या पुट करेंगे हम लोग, a, तो ये कितना हो जाएगा a³/3, a³/3, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। यानी इस ए बी रीजन का वर्क डन हम लोग निकाल लिए। वैसे अब हम लोग बी सी का निकालेंगे, तो अब निकालेंगे हम लोग वर्क डन ऑफ बी सी रीजन। तो वही होगा इंटीग्रेशन ऑफ कर्व f डॉट डी आर। और यहाँ पर देखिए f डॉट डी आर हम लोग कर चुके हैं, तो उसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर। इंटीग्रेशन ऑफ कर्व क्या आया है यहाँ पर, x² dx प्लस xy dy, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए BC के अलॉन्ग BC ध्यान से देखिएगा, अलॉन्ग BC क्या क्या चेंज कर रहा है, क्या क्या वेरिएबल है। देखिए जब आप BC के अलॉन्ग जाइएगा तो BC के अलॉन्ग देखिए ये जो x है ये a से a हो रहा है, और जो y है वो 0 से a हो रहा है। यानी ये जो a है ये तो चेंज नहीं कर रहा है, a यहाँ पर a है
और जब यहां सी पे पहुंचे तब भी ए का एक्स का वैल्यू कितना है ए, यहां भी एक्स का वैल्यू ए, यहां भी एक्स का वैल्यू ए, लेकिन ये जो वाई है वो वेरिएबल है, तो एक्स का वैल्यू आपको यहां पर कितना मिल रहा है ए, और यहां पर ये x क्या है कांस्टेंट है। अब इस x कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x का 0 आ जाएगा। तो इसी का हम लोग फायदा उठाते हुए यहां पर काम करेंगे। और यहां पर y को हम लोग क्या ले लेंगे, y का वैल्यू हम लोग यहां पर क्या ले सकते हैं a, क्योंकि देखिए y का वैल्यू यहां पर कितना हो गया है a हो गया है, और y वेरिएबल भी है 0 से लेके a तक, यानी अगर हम लोग यहां पर dy निकालेंगे तो वो 0 नहीं होगा, क्योंकि y तो 0 से a यानी कि वेरिएबल है, और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। यहां पर x का डिफरेंशिएशन क्यों किए हम लोग, क्योंकि x यहां पर कांस्टेंट है। क्लियर, ठीक। तो इस इक्वेशन में हम लोग वैसे ही कुछ सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, यानी कि इस इंटीग्रेशन को हम लोग किसके टर्म में क्रिएट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे y के टर्म में, क्या करके x को 0 करके। क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, कर्व है ना, तो ये कहां से कहां गया 0 से लेके a तक, तो लिमिट वही होगा 0 से लेके a तक। और यहां पर ये जो x है उसको हम लोग क्या, ये dx है उसको हम लोग क्या पुट करेंगे 0, dx को 0 पुट करेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा एक्स वाई डी वाई, और ये x का वैल्यू कितना पुट करेंगे a, x का वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे a, और यहां पर y डी वाई। करेक्ट, आगे आपको समझ में ऐसे करना है। यहां पर ये वाला टर्म कहां गया, तो हम लोग dx को यहां पर 0 पुट कर दिए, इसलिए सिर्फ ये वाला टर्म बचा, और यहां पर x का वैल्यू कितना डाल दिए a। ठीक है, ऐसे करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो फाइनली यहां से कितना आ जाएगा, फिर यहां पर ये देखिए ये a बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहां पर ये y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y²/2, उसका लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके a तक। तो आप यहां पर अपर लिमिट क्या पुट कीजिएगा a पुट कीजिएगा, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा a, और यहां पर a पुट कीजिएगा तो हो जाएगा a²/2, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये a³/2। करेक्ट, तो ये आ गया आपका वर्क डन इन BC पार्ट, इक्वेशन नंबर 2। तो BC पार्ट का वर्क डन आया a³/2, BC पार्ट का वर्क डन कितना आया a³/2। अब वैसे ही हम लोग निकालेंगे CD पार्ट का, हम लोग ऐसे जा रहे हैं ना, देखिए इस टाइप से लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, आप ऐसे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। चलिए, तो हम लोग अब आते हैं CD पार्ट पे, CD ऐसे जाएंगे हम लोग CD पार्ट पे, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आते हैं CD पार्ट पे। अब हम लोग यहाँ पर वर्क डन निकालने वाले हैं किसका, CD पार्ट का। अब CD पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, CD पार्ट पे हम लोग ये इस तरह से जा रहे हैं, ये CD पार्ट का डायरेक्शन हुआ। अब जब हम लोग C से D जा रहे हैं तो कौन चेंज कर रहा, C से D में कौन चेंज कर रहा, तो C से D में देखिए यहाँ पर ये A यहाँ पर क्या है, ये x है, और ये देखिए ये भी x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर A है, और y यहाँ पर कांस्टेंट है, देखिए y यहाँ भी A और y यहाँ भी क्या है A, यानी कि x चेंज कर रहा है। एक चीज आपको ये CD रीजन में बहुत ध्यान देने वाला है, जब आप यहां से शुरू किए थे तो आप 0 से शुरू किए थे A तक, मतलब अगर यहां से देखें तो 0 से A तक शुरू किए थे, लेकिन यहां पर A से 0 जा रहे हैं, यानी कि इस बार जब आप वर्क डन निकालिएगा, किस पार्ट का निकाल रहे हैं वर्क डन, CD पार्ट का, तो क्या लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कर्व f.dr, बहुत बढ़िया। और इस कर्व का आप लिमिट्स क्या डालिएगा, इस कर्व का लिमिट्स आप A से 0 डालिएगा, इस कर्व का लिमिट्स आप क्या डालिएगा A से 0, है ना, मतलब लोअर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर A और अपर लिमिट हो जाएगा 0, क्योंकि आप A से 0 की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है, इसमें जैसे 0 से A की तरफ जा रहे थे तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट A, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, है ना, आप जैसे पाथ में चल रहे हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिमिट्स रखना है। क्लियर है, ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, बस यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। अगर आप यहाँ पर 0 से A लेके करते हैं तो आपका पॉजिटिव आएगा आंसर, और कुछ नहीं होने वाला, सेम थिंग। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर f का वैल्यू डालते हैं, तो A से लेके 0 तक f का वैल्यू था, f का वैल्यू मिटा चुके हम लोग, यहाँ पर देखते हैं f का वैल्यू। f का वैल्यू है f का वैल्यू x² i कैप प्लस xy x² dx प्लस x² dx प्लस xy dy, ये आपका ये आपका वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए AB पार्ट पे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं यहाँ पर अलोंग AB, तो आप ध्यान से देखिएगा अलोंग AB यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अलोंग AB जो है वहाँ पर लिमिट्स कहाँ से कैसे चेंज कर रहा है अलोंग AB, तो आप अलोंग AB ध्यान से देखिएगा। अलोंग AB जब हम लोग जा रहे हैं, AB बात कर रहे हैं नहीं CD ले रहे हैं ना, अलोंग CD ले रहे हैं, सॉरी अलोंग C से D,
तो सी से डी में देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो आपका y का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, यानी y का वैल्यू कितना है a, यानी अगर आप dy निकालिएगा तो कितना आएगा 0, है ना। y का वैल्यू कांस्टेंट है ना a से a, तो यानी आप dy निकालिएगा तो क्या आएगा 0, है ना। और x का वैल्यू यहां पर कितना है a, x का वैल्यू a है, और इसका जो डेरिवेटिव dx निकालिएगा तो वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि x वेरिएबल है, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखा है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहां से अब देखिए ध्यान से, यहां पर हम dy को क्या पुट कर सकते हैं 0, यहां पर कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन a से लेके 0 तक, इंटीग्रेशन a से लेके 0 तक, a से लेके 0 तक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर 0, a से लेके 0 तक एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा ये एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके a से लेके 0 तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अपर लिमिट हम लोग 0 डालेंगे, देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, अपर लिमिट हम लोग 0 डालेंगे तो 0 का क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ पर फिर लोअर लिमिट a डालेंगे तो a का क्यूब बाई 3, तो कितना आ जाएगा माइनस a क्यूब बाई 3, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो वर्क डन अलॉन्ग ए बी, वर्क डन अलॉन्ग सी डी ना सॉरी, वर्क डन अलॉन्ग सी डी कितना आया माइनस a क्यूब बाई 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये आया आपका वर्क डन अलॉन्ग ए बी। अब हम लोग जो वर्क डन निकालने वाले हैं वो किसके अलॉन्ग निकालने वाले हैं, सी डी के बाद कौन सा रीजन आता है डी ए रीजन। अब यहां पर अगर हम लोग डी ए रीजन पे फोकस करें, यहां पर अगर हम लोग डी ए रीजन पे ध्यान दें तो डी ए रीजन पे यहां पर जो x है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, x का वैल्यू तो 0 है, x का वैल्यू 0 क्यों है डी ए रीजन पे, क्योंकि यहां पर तो हम लोग सिर्फ y एक्सिस में है। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं वर्क डन अलॉन्ग डी ए रीजन, तो फिर से हम लोग वही लिखेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पर हम लोग ये इंटीग्रल को निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, दिस इज द इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर कर्व का हमको इंटीग्रेशन करना है, अब यहाँ ध्यान से चेक करिएगा तो ये जो डी ए रीजन है, डी ए रीजन वहां पर तो x का वैल्यू क्या है 0, यहां देखिए x 0, यहां भी x 0, यानी x का वैल्यू हम यहां पर क्या डाल सकते हैं डायरेक्टली 0। किस रीजन में, किस रीजन का हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग किसका बात कर रहे हैं अलॉन्ग डी ए रीजन का। डी ए रीजन में x का कंपोनेंट क्या है 0, तो यहां पर जब आप x को 0 डालिएगा तब तो ये पूरा ही इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0, यानी ये जो डी ए रीजन है यहां पर कोई वर्क डन नहीं हुआ है। तो यहां पर जब आप x को 0 डालिएगा, यहां x को 0 डालिएगा तो ये वर्क डन अलॉन्ग डी ए रीजन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर सब जगह हम लोग को x की जगह क्या डालना पड़ा 0, और x को जैसे ही आप 0 डाल रहे हैं तो इंटीग्रल क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 4 इक्वेशन हुआ। अब इन्हीं चार इक्वेशंस को हम लोग का जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन ये नहीं था, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन नहीं था, हम लोग जो वर्क डन का एक इक्वेशन बनाए थे जिसमें चारों वर्क डन को जोड़ करके फाइनल आंसर लिखना है। तो चलिए गाइस आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग फाइनल आंसर इसका लिखते हैं फाइनल। इन चारों वर्क डन का सम जो हम करेंगे वही हमको क्या देगा इसका नेट वर्क डन, कि जब हम यहां पर ए से घूम करके कहां गए ए पे ही पहुंचे तो मेरा नेट वर्क डन कितना हुआ, इन चारों वर्क डन का सम वो हमको दे देगा। सो चलिए गाइस फाइनली हम लोग यहां पर देखते हैं कि नेट वर्क डन कितना आया। तो अगर हम इन चारों वर्क डन को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे इंटीग्रेशन ऑफ ए बी रीजन एफ डॉट डी आर। तो आपको ये फाइनली लिखना पड़ता है यहां पर, वही इसका क्या हो जाएगा लाइन इंटीग्रल। हम लोग लाइन इंटीग्रल पे और एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे लाइन इंटीग्रल के ऊपर, जहां पर आपका जो इंटीग्रेशन है उसका थोड़ा सा और एडवांस टेक्निक उसमें यूज होगा, बस और कुछ नया इंटीग्रेशन में आपको नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन क्वेश्चंस यूनिवर्सिटीज में आया हुआ ही रहेगा वो। यहाँ पर बीसी के बाद कौन सा पार्ट आएगा आपका सी डी, और उसका फिर लिखेंगे फिर हम लोग एफ डॉट डी आर। वैसे ही हम लोग यहाँ पर किसका लिखेंगे इंटीग्रेशन डी ए का लिखेंगे एफ डॉट डी आर। तो इन चारों को जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पर इसको कितना पुट कीजिएगा ए क्यूब बाई 3, फिर यहाँ पर देखिए बीसी का कितना है ए स्क्वायर बाई 3, ए क्यूब बाई 2 है, ए क्यूब बाई 2 है। फिर ये सी डी रीजन का कितना है माइनस है, देखिए यहाँ पर माइनस ए क्यूब बाई 3, इसका भी रीजन है यहाँ पर माइनस आने का, और इसका वर्क डन कितना है 0। देखिए ये वाला जो आपका ए क्यूब बाई 3 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए क्यूब बाई 2। तो ये आया आपका नेट वर्क डन जब आप स्क्वायर में पूरा एक चक्कर काटते हैं तब, ठीक है। तो यहां पर देखिए वर्क डन 0 नहीं आ रहा है, वर्क डन 0 नहीं आ रहा है, यानी कि यहां पर जो f है
यानी कि यहां पर जो हर जगह एफ है वो एफ कैसा है, रोटेशनल, एफ कैसा है, रोटेशनल, ठीक है। इरोटेशनल कब होता, इरोटेशनल फील्ड कब होता, अगर वो ये वर्क डन अगर 0 आता तब होता। यानी कि जो हम लोग यहां पर डायग्राम बनाए थे स्क्वायर का, यहां पर जो हम लोग का डायग्राम था स्क्वायर का, ये स्क्वायर है, ठीक है। इसका सारे के साइड्स हम लोग क्या लिए थे, ए लिए थे सारे के साइड्स। और यहां पर हम लोग कैसे मूव कर रहे थे इस पाथ के अलाउंग, हम लोग यहां पर पहले ए से शुरू किए थे, यहां से शुरू किए थे, यानी कि ए बी सी डी, और ये हम लोग का एरो था इस तरफ। हम लोग को यहां पर सिर्फ वर्क डन किसके अलाउंग मिला, सिर्फ सीडी रीजन के अलाउंग मिला। देखिए यहां पर सिर्फ सीडी रीजन के अलाउंग हम लोग को वर्क डन मिला है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा जब आप ए बी चल रहे हैं तो आप यहां से बी से सी गए, उसके बाद सी से डी गए। देखिए इस पाथ में आप गए, फिर इस पाथ में रिटर्न गए, और फिर इस तरफ भी गए। ये दोनों पाथ तो आपको रिटर्न में मिल गया, बट यहां पर जो आपका सीडी रीजन है वही आप चले यहां पर। बाकी ये सारा वर्क डन कितना हो गया, कैंसिल होकर के 0 हो गया। यानी यहां पर आप वर्क डन सिर्फ एक ही किए हैं, सीडी के अलाउंग, दैट्स ऑल। तो ये हुआ आपका पूरा कंसेप्ट लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर। हम लोग अब अगला वीडियो लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर एक और पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे लाइन इंटीग्रल के ऊपर, और इसका कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।